वेलकम टू डुओलिंगो हिंदी। इस चैनल में आपको एमसीक्यू के साथ भारतीय भूगोल और भारतीय आधुनिक इतिहास और वीडियो मिलेंगे। हमारे सारे वीडियो में इंग्लिश और हिंदी भाषा में एक्सप्लेनेशन और नोट्स है। वेलकम एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया पार्ट 3। इससे पहले हम लोग ने 2 पार्ट्स कर लिए थे और ये पार्ट करने के बाद हम लोग एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो इससे पहले हम लोग ने समर मानसून के बारे में पढ़ लिया था। अगर और बोला जाए तो फिर समर मानसून यहाँ पर आप नॉर्थ में देखेंगे कि समर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए जो विंड्स है वो अरेबियन सी से और बाकी बे ऑफ बंगाल से अंदर आने लगती है। अरेबियन सी से जो विंड अंदर आने लगती है उसके बारे में तो हम लोग ने पढ़ लिया था। आज हम लोग बे ऑफ बंगाल विंड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये पढ़ने से पहले आप 2 चीज़ समझ लीजिए। एक जो आपका वार्म विंड्स होता है या फिर गर्म हवा जो होता है वो ऊपर की तरफ उठता है और कोल्ड विंड जो होता है वो नीचे की तरफ जाता है। वार्म विंड्स ऊपर की तरफ उठते हैं, इसलिए आप देखेंगे जो फैन होता है या फिर जो एग्जॉस्ट होता है सब हम लोग के ऊपर की तरफ रहता है, क्योंकि ऊपर की तरफ गर्म हवा जाती है और फिर अगर एग्जॉस्ट ऊपर की तरफ ही रहेगा तो एग्जॉस्ट आसानी से उस गर्म हवा को बाहर निकाल सकती है। और कोल्ड विंड जो होता है वो आपके नीचे की तरफ होता है। और जो कोल्ड विंड होता है, कोल्ड विंड में आपका मॉइस्चर रहता है, ज़्यादातर टाइम उसमें मॉइस्चर रहता है और गर्म हवा में कोई भी किसी भी तरह का मॉइस्चर नहीं रहता। तो ये क्लियर होने के बाद चलिए देखते हैं बे ऑफ बंगाल विंड्स के बारे में। बे ऑफ बंगाल विंड्स के बारे में अगर देखा जाए तो जैसा मैंने पहले बताया कि टेम्परेचर यहाँ पर जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में होता है टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने पर यहाँ का जो हवा है वो भी गर्म हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। जब ये हवा ऊपर उठने लगता है वो जगह खाली हो जाता है और इस खाली जगह को भरने के लिए आपका बे ऑफ बंगाल से जितने विंड्स है वो अंदर की तरफ आने लगते हैं। बे ऑफ बंगाल में जब विंड्स अंदर की तरफ आने लगते हैं तब सबसे पहले यहाँ पर रहता है आपका ईस्टर्न घाट। और ईस्टर्न घाट के बहुत सारे रीजस है, मतलब बीच बीच में जगह है और वो ज़्यादा लंबा भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन ये है कि जो विंड्स है वो इसके पैरेलल बहते हैं। बे ऑफ बंगाल के जितने भी विंड्स है वो इसके पैरेलल बहते हैं। एक ही लाइन पे बहने के लिए ये माउंटेन्स या फिर जो भी हिल्स है ईस्टर्न घाट में, ये उसके लिए कोई भी मतलब बाधा क्रिएट नहीं करती और ये आसानी से बह जाती है। अगर इसका सबसे पहले देखा जाए कि ये सबसे पहले कहाँ पर रुकती है, तो यहाँ पर गारो, खासी और जयंतिया हिल्स है। और सबसे ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर खासी हिल्स में होती है, क्योंकि आप जानते हैं ये अरेबियन सी का, अगर आप देखा अरेबियन सी विंड्स ये पूरे शहाद्री यहाँ पर है, शहाद्री या फिर वेस्टर्न घाट जो भी आप जानते हैं, शहाद्री और वेस्टर्न घाट पूरा यहाँ पर रुकती है और पूरे यहाँ पर बारिश होता है। पर गारो, खासी, जयंतिया आप देख रहे हैं इतना छोटा सा एरिया है और ये तीनों हिल्स मिलकर पूरे बे ऑफ बंगाल सी का जितना विंड है उसको रोकती है। तो इसको रोकने की वजह से सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपके खासी हिल्स में होते हैं। खासी हिल्स में रेनफॉल होने के बाद ये आस्ते आस्ते अंदर की तरफ, इंडिया के सेंट्रल की तरफ बहने लगती है। वहाँ पर सबसे पहले ये वेस्ट बंगाल में रेनफॉल होता है, फिर होता है आपके बिहार में, यूपी में, और लास्ट में जो थोड़ा बचा हुआ रेनफॉल रहता है दिल्ली में रेनफॉल होता है। और आखिर में जब तक ये राजस्थान की तरफ पहुंचता है तब तक इस पार हवा सूख जाती है और हवा में नमी बिल्कुल भी नहीं रहती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा रेनफॉल आपके यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट साइड में होता है, फिर आता है वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान तक तो सूख जाती है। बाकी अगर इस रेनफॉल की बात की जाए, बे ऑफ बंगाल की रेनफॉल की बात की जाए, तो ये शिवालिक में भी रेनफॉल करता है। आपको जैसे पता ही है, अगर हिमालय को देखा जाए तो हिमालय की मेनली 3 रेंजेस है। सबसे पहले वाले को कहा जाता है हिमाद्री, सेकेंड वाले को कहा जाता है हिमाचल और तीसरे को कहा जाता है शिवालिक। तो अगर बे ऑफ बंगाल सी विंड्स की बात करें तो फिर ये शिवालिक में भी, यहाँ पर शिवालिक के जो एजेस है यहाँ पर भी रेनफॉल होता है। अब बे ऑफ बंगाल की बात हो गई, अब बात करेंगे साइक्लोन्स के बारे में। साइक्लोन्स जैसा आपको पता ही है ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादातर होते हैं और ये जो रिसेंटली हुआ था आम्फान या फिर फैनी, ये सब आपके साइक्लोन्स के एग्जाम्पल है। अब साइक्लोन्स क्यों होते हैं ये चीज़ हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो मैंने जैसे बताया सबसे पहले ये टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है ये लैंड एरिया के लिए है। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, हवा ऊपर उठ जाता है तो आसपास का जो ठंडा हवा है अंदर आने लगे। और बहुत टाइम ऐसा होता है कि ओशन या फिर बहुत बड़ी सी बॉडी जो होती है उसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो गर्म हवा ऊपर उठने लगती है और आसपास की हवा यहाँ पर अंदर आने लगी। इससे क्या होता है, ये जो एरिया ये रेनफॉल होता है ये लैंड एरिया में, वही सिनेरियो हो जाता है आपके ओशन में या फिर सी में। तो यहाँ पर साइक्लोन क्रिएट हो जाता है। साइक्लोन जो क्रिएट होता है वो जाके लगता है आपके कोस्टल एरियाज में, जैसे आंध्र प्रदेश का कोस्ट हो गया, उड़ीसा का हो गया, वेस्ट बंगाल का कोस्ट हो गया, ये सब कोस्टल एरियाज में जाके वो साइक्लोन थका खाता है। और साइक्लोन्स का एक बात ये है कि जितना भी ये सी से दूर होगा उतना इसका पावर कम हो जाएगा, इसलिए साइक्लोन ज़्यादातर जो है वो सब हम लोग कोस्टल एरियाज में दिखते हैं, क्योंकि जितना भी ये सी या फिर ओशन से दूर जाता है तो साइक्लोन का पावर आस्ते आस्ते कम हो जाता है। अब यही जो सब पॉइंट्स हम लोग ने पढ़ा वो एक बार देख लेते हैं। पहले हम लोग पढ़ेंगे बे ऑफ बंगाल विंड्स के बारे में। दिस विंड्स डू नॉट क्रैश ऑन द ईस्टर्न घाट। जैसा मैंने पहले बताया था कि ईस्टर्न घाट जो है, ईस्टर्न घाट एक तो डिसकंटिन्यूस है, हाइट नहीं है, और सबसे बड़ा बात कि वो पैरेलल है। मतलब अगर रेनफॉल का लाइन ऐसा रहा तो वो भी सीधा रहता है ईस्टर्न घाट के साथ, इसलिए ईस्टर्न घाट में जो रेनफॉल होता है वो बहुत ही कम होता है या फिर बहुत सारे केस में नहीं होता वहाँ पर रेनफॉल। तो सबसे अगर पहले बात किया जाए तो वो क्रैश होता है मेघालय प्लेट्यू में। मेघालय प्लेट्यू आपको पता ही है कि क्या है, वो है गारो, खासी और जयंतिया हिल्स। सबसे पहले वो क्रैश होते हैं मेघालय प्लेट्यू में, इसलिए खासी है वन ऑफ द 3 हिल्स, जैसा आपको पता ही है मेघालय प्लेट्यू की, और यहाँ पर रेनफॉल सबसे ज्यादा होता है। अभी अगर बात किया जाए तो अभी सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है महेश्वरम में, विच रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया। ये ऑब्वियसली कहाँ पर है, ये है आपके खासी हिल्स में। आफ्टर मेघालय प्लेट्यू द विंड एंटर्स वेस्ट बंगाल। तो जैसा मेघालय के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली। ये आपको पता ही है, पर दिल्ली तक जब पहुंचता है तब उसमें इतना बारिश हो जाता है कि दूसरा उसका बारिश होने के लिए बचता ही नहीं। राजस्थान तक पानी जो होता है वो पूरे तरीके से सूख जाता है। फिर पढ़ेंगे एज द विंड कीप मूविंग नॉर्थ द अमाउंट ऑफ रेनफॉल डिक्रीजेस। जैसे नॉर्थन साइड जा रहा है वो सी से दूर हो जा रहा है, बे ऑफ बंगाल से दूर हो जा रहा है, इसलिए जो मॉइस्चर कंटेंट है विंड में वो आस्ते आस्ते कम हो जाता है। तो यही आप सीक्वेंस देखेंगे, कोलकाता यहाँ पर, पटना मतलब बिहार, फिर लखनऊ मतलब यूपी, फिर आता है आपका दिल्ली। तो रेनफॉल कम होता रहता है, सबसे ज़्यादा होता है कोलकाता में, फिर कम होता है पटना में, कम हो गया लखनऊ में, और सबसे कम हो जाता है दिल्ली में। तो आप देख रहे हैं इतने जगह में जब तक रेनफॉल होता है तो राजस्थान में जब तक ये हवा पहुंचती है तब तक वो हवा अपने सारे नमी खो चुकी है और वो पूरे तरीके से ड्राई हो जाती है। तो दे ऑल्सो कॉज रेनफॉल इन द शिवालिक्स। जैसे मैंने बताया कि हिमालय की 3 रेंजेस है, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। जो सबसे लोअर रेंज है उसे कहा जाता है शिवालिक। तो ये जो बे ऑफ बंगाल का विंड है ये शिवालिक में भी रेनफॉल कॉज करती है। अब देखेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन कॉज रेनफॉल इन द वेस्टर्न कोस्ट। ये वेस्टर्न कोस्ट नहीं होगा, ये होगा आपका ईस्टर्न कोस्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि गर्म हवा ऊपर उठती है और आसपास की ठंडी हवा उस जगह को भरने आती है। अगर ये लैंड एरिया में हुआ तो
ये फिनोमिना में होता है रेनफॉल, और अगर ओशियन में हुआ तो फिर इस फिनोमिना में होता है साइक्लोन। फिनोमिना सेम है कि एक जगह गर्म हो जाती है तो गर्म हवा ऊपर उठने लगती है तो आसपास की ठंडी हवा अंदर आती है। लैंड एरिया में अगर ये हुआ तो होता है रेनफॉल, और अगर ओशियन या फिर सी बॉडी में ये हुआ तो फिर होता है आपका साइक्लोन। तो साइक्लोन आपको बताइए काफी स्पीड से आता है, तो इसके लिए काफी हेवी डैमेज होता है। अगर इसके एग्जांपल की बात की जाए, साइक्लोन फेनी है जो 2019 में आया था, और साइक्लोन अम्फान है जो 2020 में आया था। फेनी जिसके लिए मेनली डिस्ट्रक्शन हुआ था आपके उड़ीसा में, और ये हुआ था आपके वेस्ट बंगाल में। फिर बात करते हैं रिट्रीटिंग मानसून, इसमें फिर ICTZ आता है। हाँ। अब देखते हैं रिट्रीटिंग मानसून के बारे में। रिट्रीटिंग मानसून पहले तो आपको समझना होगा ITC सेट। अगर आपने पहले वाला चैप्टर देखा है तो फिर आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा ITC सेट के बारे में, पर अगर आपको नहीं पता है तो फिर यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लेता है। ITC सेट अगर कहा जाए तो इसका फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। इसे सीधे तरीके से ये समझे कि एक इमेजिनरी लाइन है। ये इमेजिनरी लाइन दुनिया पे खींचा जाता है जहाँ पर सनलाइट जो है वो डायरेक्टली गिरता है। तो सनलाइट जब डायरेक्टली यहाँ पर गिरता है तो यहाँ पर जितनी भी गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है, और जितना आसपास का ठंडा हवा होता है वो एक जगह पे कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज मतलब एक ही जगह पे मिलता है। तो इसके कारण से इक्वेटर के आसपास इंडिया भी है। तो इंडिया में आपको बताइए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी है। तो ITC सेट जब इंडिया में आता है तब इंडिया में रेनफॉल का सीजन स्टार्ट होता है। तो 22 जून में अगर देखा जाए तो 22 जून को ITC सेट जो है स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड्स द साउथ। तो आपको पता है जब ये इक्वेटर से अंदर की तरफ आने लगता है तब साउथ से अंदर की तरफ आने लगता है, और साउथ में सबसे पहले जब ये अंदर आता है तब वहाँ पर आता है मानसून बस्ट। और जब ये पूरी दिल्ली की तरफ पहुंच जाता है और दिल्ली में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है तो आपने देखा अरेबियन सी का जो विंड है और बे ऑफ बंगाल सी का विंड है वो अंदर की तरफ आता है, और 90% इंडिया का रेनफॉल जो है वो इसी दो विंड के कारण से होता है। तो फिर ये जब टाइम हो जाता है 22 जून, ये वापस जाने लगता है, और वापस जाने टाइम भी ये साउथ इंडिया की तरफ से वापस जाने लगता है। 23 सितंबर तक ITC फिर से वापस पहुंच जाता है आपके इक्वेटर पे। तो यहाँ पर वही लिखा है कि मानसून सीजन जो है दैट स्टार्ट्स टू रिट्रीट, और मानसून सीजन जो रिट्रीट होता है इंडिया में वो होता है 1 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर तक। इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट भी देखा जाए कि कहाँ से वापस होना स्टार्ट होता है, स्टार्ट फ्रॉम राजस्थान। तो आपने इसलिए देखा है कि अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में अगर पहला देखा जाए अरेबियन सी विंड्स जो रेनफॉल कॉज करती है, अरेबियन सी विंड्स कोई रेनफॉल राजस्थान में कॉज नहीं करती, क्योंकि जो अरेबियन रेंजेस है वो पैरेलल है। तो फिर पैरेलल विंड एकदम क्लाउड्स को नहीं रोकती और कोई भी नमी आपके राजस्थान में नहीं गिरता। सेकंड ऑप्शन इसका आता है, सेकंड ऑप्शन आता है इसका बे ऑफ बंगाल विंड्स। तो बे ऑफ बंगाल विंड्स आपने देखा है कि जैसे वो अंदर आती है, गारो खासी जैंतिया हिल्स में मेघालय प्लेटू में सबसे ज्यादा बारिश करती है, और आस्ते आस्ते जैसे इंडिया की तरफ अंदर आने लगती है, सेंट्रल इंडिया की तरफ, वो आस्ते आस्ते जो नमी होता है वो सूख जाता है और कोई भी बारिश नहीं होता है राजस्थान में। तो अगर रिट्रीटिंग मानसून की बात की जाए कि मानसून वापस कहाँ से जाता है तो वो भी स्टार्ट होता है आपका राजस्थान से। इसलिए आप देख रहे हैं सारे जो पॉइंट है वो सब राजस्थान के खिलाफ है, और राजस्थान में वाटरफॉल नहीं होता है, इसलिए राजस्थान में हमारा बना है थार डेजर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे रेन शैडो एरिया के बारे में। रेन शैडो एरिया की बात की जाए तो फिर दो साइड होते हैं रेन शैडो एरिया के, एक होता है विंडवर्ड साइड और एक होता है लीवर्ड साइड। ये देखिए ये है एक माउंटेन। अब माउंटेन में जैसे ही कोई क्लाउड जाता है, मान लीजिए कोई क्लाउड गया तो ये माउंटेन में उसको रोक दिया। अब माउंटेन में क्लाउड जाती है, क्लाउड क्या होता है, हवा होती है जिसमें मॉइस्चर होता है। अब उस क्लाउड को ऊपर उठना है, ऊपर उठने के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, अपना टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। टेम्परेचर कम करने के लिए क्या करती है, वो अपना पानी छोड़ देती है नीचे की तरफ, ताकि जो क्लाउड है वो ऊपर की तरफ उठ पाए और जो यहाँ पर माउंटेन है माउंटेन को क्रॉस कर पाए। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बारिश होता है, और इसे कहा जाता है विंडवर्ड साइड। यहाँ पर इतना ज्यादा बारिश होता है कि क्लाउड जब तक पहुंचता है माउंटेन के दूसरे साइड पे इसकी ज्यादातर मॉइस्चर खत्म हो जाती है, और बाकी यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीके का मॉइस्चर नहीं बचता, इसलिए इसे रेन शैडो एरिया कहा जाता है। ये जो एरिया होता है जहाँ पर रेनफॉल नहीं होता है और सूखा पड़ जाता है उसे को रेन शैडो एरिया कहा जाता है। इसे फिर से एक बार समझ लेते हैं। विंड्स की अगर बात करें, आप जानते हैं जो वार्म विंड्स होती है ऊपर उठती है और कोल्ड विंड्स नीचे आती है। तो वार्म विंड्स जब ऐसे क्रॉस होती है और इनमें कोल्ड वार्म विंड्स जब ऐसे क्रॉस होती है, और मान लीजिए माउंटेन है यहाँ पर, तो माउंटेन से तो क्रॉस नहीं हो पाएगी, अब वो क्लाउड बन जाती है जब उसमें पानी रहता है। तो अब क्या करेगी विंड, ऊपर उठने के लिए ये ऊपर उठने के लिए अपने में से जितना मॉइस्चर है वो छोड़ देती है। मॉइस्चर छोड़ने से क्या होता है, रेनफॉल होता है। यहाँ पर ज्यादातर रेनफॉल हो जाता है। अब जब विंड ये माउंटेन क्रॉस करके अलग साइड में जाती है तब इस क्लाउड में जितना भी मॉइस्चर था वो तो एक तरफ बह गया और दूसरी तरफ आपका सूखा पड़ जाता है, और इसी को कहा जाता है रेन शैडो। इसी को हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेंगे। रेन शैडो एरिया तो हिल्स के दो साइड होता है, एक होता है विंड और एक होता है लीवर्ड। ये आप नाम से याद रखते हैं, विंडवर्ड जहाँ पर हवा आके सबसे पहले धक्का खाती है और बारिश होता है, और लीवर्ड वो साइड है जहाँ पर बारिश नहीं होता है। द माउंटेन ऑब्स्ट्रक्ट्स द विंटर लेटेंट विंड एंड द रेनफॉल इज रिसीव्ड ऑन द विंडवर्ड साइड। वही लिखा हुआ है कि जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है वो सब होता है विंडवर्ड साइड में, और जितना बारिश होता है आपके विंडवर्ड साइड में होता है, इसलिए और बाकी जो लीवर्ड साइड होता है वो रेन शैडो एरिया बन जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है विदर्भा रीजन। अब हम वेदर कंडीशन देखेंगे जो पूरा वर्ल्ड जियोग्राफी में इफेक्ट करता है, पर मेनली ये इफेक्ट करता है इंडियन जियोग्राफी में कैसे, और इंडियन क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे। तो यहाँ पर अगर सबसे पहले बात की जाए तो फिर ट्रेड विंड्स जो होते हैं, ट्रेड विंड्स आपके ये आप देख रहे हैं इंडिया की तरफ वेस्टर्न पार्ट में बहती है। ये ट्रेड विंड्स जो है वो अमेरिका से पूरे इंडिया की तरफ बहने लगती है। जब ये बहती है तो अपने साथ जो गर्म पानी का स्रोत है, वो गर्म पानी का स्रोत ये आप यहाँ पर डायग्राम से देख सकते हैं कि गर्म पानी जितना है गर्म पानी को अपने साथ ले जाती है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर बारिश होता है। नॉर्मल कंडीशन में देखा जाए तो ऐसे बारिश होता है, और गर्म पानी जब ये अपने साथ ले जाती है तो यहाँ पर जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने की वजह से यहाँ पर होता है अपवेलिंग। ये अपवेलिंग से क्या होता है, जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है, और ऊपर की तरफ जो उठता है वो अपने साथ न्यूट्रिशन, फाइटोप्लैंक्टन्स ये सब लेके ऊपर की तरफ उठता है। जब ये ऊपर उठता है अपने साथ खाना लेके तो आसपास की जितनी भी मछलियाँ है वो इसकी तरफ आने लगती है, और ये फाइटोप्लैंक्टन्स जितने भी है वो सब मछली खाने लगती है। तो यहाँ पर फिशिंग बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। तो ये होता है आपके नॉर्मल वेदर कंडीशन में। अब देखते हैं ला नीना में क्या होता है।
जो आपका वेदर कंडीशन होता है वो सेम वेदर कंडीशन रहता है, पर लानीना में क्या होता है, लानीना में आपका वेदर कंडीशन और भी ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। यानी कि जो ट्रेड विंड्स बहते हैं आपके अमेरिकन साइड से, वो ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ लेती है। बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ने की वजह से क्या होता है, जो गर्म पानी होता है वो गर्म पानी को बहुत ज़्यादा वो ट्रांसफर करती है ये ईस्टर्न साइड में, इंडिया के साइड में, फिलीपींस के साइड में। इसकी वजह से क्या होता है, ये सब जो एरिया होता है, ये सब एरिया में आपका रेनफॉल कॉज करता है, हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल और फ्लड कॉज होता है। और इधर का पानी इतना ज़्यादा सूख जाता है कि यहाँ पर आपका डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर डेजर्ट का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हवा पानी नहीं है और रेनफॉल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर आसपास सिर्फ ठंडा पानी है और ठंडा पानी से कभी भी रेनफॉल नहीं होता है। इसलिए आपको पता ही होगा साउथ अमेरिका ही में यहाँ पर अटाकामा डेजर्ट है। ये इस कारण से ही होता है, लानीना कंडीशन की वजह से। जब ट्रेड विंड्स का स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जितनी भी गर्म पानी है वो गर्म पानी को धक्का दे देती है ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साइड में, तो फिलीपाइंस और ये ऑस्ट्रेलिया का रीजन जो है यहाँ पर रेनफॉल और फ्लड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाकी अगर इधर अमेरिकन साइड में देखा जाए, अमेरिकन साइड में सिर्फ कोल्ड पानी रह जाता है और कोल्ड पानी से आपको पता ही है कभी भी रेनफॉल नहीं होता है। तो यहाँ पर डेजर्ट होता है, अटाकामा डेजर्ट, और यहाँ पर सीवियर ड्राउट कंडीशन हो जाता है। फिर हम लोग अगर इसका बिल्कुल उल्टा देखें तो फिर होता है एल नीनो कंडीशन। एल नीनो कंडीशन में क्या होता है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्रेड विंड्स जो होते हैं, जो बहते हैं ये अमेरिकन साइड से इंडिया के साइड में और ऑस्ट्रेलिया के साइड में, वो ट्रेड विंड्स आपके बंद हो जाते हैं। ट्रेड विंड्स का जो स्पीड होता है बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, इसलिए जो गर्म पानी है वो गर्म पानी यहाँ से नहीं हटता और गर्म पानी आपके साउथ अमेरिका के साइड में ही रह जाता है। साउथ अमेरिका के साइड में रहने से क्या होता है, जो मैंने पहले आपको बताया था कि अपवेलिंग जो ठंडा पानी ऊपर की तरफ उठने लगता है, ऊपर की तरफ उठने की वजह से यहाँ पर फिशिंग ऊपर की तरफ उठने लगता है, और ऊपर की तरफ जब उठता है अपने साथ खाना और फाइटोप्लैंक्टन ये सब देता है, इसलिए मछली आती है और फिशिंग भी होता है। पर इस कारण से क्या होता है कि गर्म पानी ऊपर रहती है और कोई भी फिशिंग नहीं हो पाती है। और यहाँ पर जो साउथ अमेरिका के साइड है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और फ्लड होती है। बाकी अगर इधर के साइड पर देखा जाए तो इधर आपको पता ही है, फेलिंग अगर इस तरफ नहीं हुआ, गर्म पानी है इस तरफ, तो फिर यहाँ पर ठंडा पानी ऊपर की तरफ उठ के आता है। तो यहाँ पर आपको पता ही होगा ऑस्ट्रेलिया में है आपका ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ है, मतलब जो फाइटोप्लैंक्टन से ऊपर की तरफ उठ के आती है और मछली उसे खाने आती है। तो ये टूरिज्म के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव जगह है। यहाँ पर अपवेलिंग होती है और इसके वजह से यहाँ पर डेजर्ट, यहाँ पर ड्राउट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर रेनफॉल कम हो जाता है। इसलिए आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के जो इस पार्ट में है वो ज़्यादातर आपके डेजर्ट्स है, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल कम हो जाता है और जब एल नीनो चलता है तब तो कंडीशन और भी बुरी हो जाती है। तो आपको सिर्फ यही मेनली याद रखना है कि इसका इफेक्ट क्या पड़ता है इंडिया पे। अगर ला नीना की बात की जाए तो ये रेनफॉल जो इंडिया में होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ला नीना आप देख ही पा रहे कि यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है, जो वार्म वाटर होती है, क्योंकि ट्रेड विंड ज़्यादा स्पीड में हो गई तो जो गर्म पानी है वो इस तरफ आ जाती है और इंडोनेशिया और ये सब साइड में रेनफॉल ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर इंडिया है तो यहाँ पर भी रेनफॉल आपका ज़्यादा हो जाता है। फिर आता है आपका एल नीनो की बात की जाए तो उसका ठीक उल्टा होता है, जो गर्म पानी होता है वो ऑपोजिट साइड में हटने लगती है और यहाँ पर ठंडा पानी होता है और ठंडे पानी से कोई भी तरीके का रेनफॉल नहीं होता है। इसलिए एल नीनो के टाइम पे रेनफॉल इन इंडिया डिक्रीजेस। तो आप इस बात से याद रख सकते हैं कि ला नीना वो है जो लाता है, जो रेनफॉल लाता है वो है ला, और जो रेनफॉल नहीं लाता है वो तो उल्टा हो गया एल। ठीक है, रेनफॉल आया इसलिए इसका नाम हो गया ला, और जो रेनफॉल नहीं लाया उसका नाम हो गया एल। ये हमारा क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग कुछ एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे और क्लाइमेट ऑफ इंडिया का जो पूरा चैप्टर है क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच और मिलेंगे अगली वीडियो में।